नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए नजर डालते हैं देश की बात पर। जिस राज्य में कभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे की कमी होती थी, आज वही राज्य रेवेन्यू सरप्लस बन चुका है। ये बदलाव दिखाता है कि सही योजना, मजबूत नीतियों और लगातार काम से हालात कैसे बदल सकते हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार न सिर्फ अपने खर्च पूरे कर पा रही है, बल्कि बजट भी कर रही है। आपको बता दें, इसी का असर है कि हर हफ्ते कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हो रहा है, जहां युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। पहले जहां नौकरी और वेतन को लेकर चिंता रहती थी, अब वहां रोजगार और विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही। बता दें, ये बदलाव लोगों के विश्वास को भी मजबूत कर रहा है और राज्यों को आगे बढ़ाने की नई दिशा दे रहा है। में वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो रेवेन्यू सरप्लस हो गया। जिस राज्य की आमदनी प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर आबादी में सबसे बड़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे पायदान पर गिना जाता था, बॉटम 5, बॉटम 6 में गिना जाता था, आज वह राज्य देश के अंदर टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अपनी इनकम को, अपनी प्रति व्यक्ति आय को 16 की तुलना में आज हम 3 गुना करने और अर्थव्यवस्था को भी 3 गुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। और पिछले 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ये डबल इंजन सरकार ने उसी भाव के साथ काम किया। जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। जीरो करप्शन के लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट पहले दिन से चली और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो, इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि हर सप्ताह हम लोग किसी न किसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य जिस राज्य में हम लोग 17 राजधानी के आरएमएल संस्थान में अब प्रदेश का पहला गामा नाइफ स्थापित कर दिया गया है, जिससे खासकर ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये तकनीक बिना बड़े ऑपरेशन के सटीक इलाज करने में मदद करती है, जिससे मरीजों को कम दर्द और जल्दी रिकवरी का फायदा मिलता है। आरएमएल संस्थान पहले से ही रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। बता दें, यहाँ अब तक 350 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है, जो इस संस्थान की क्षमता और डॉक्टरों की विशेषज्ञता को दर्शाता है। नई तकनीकों के आने से अब यहाँ इलाज और भी आधुनिक और प्रभावी हो गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के लोगों को अपने ही राज्य में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार नई तकनीकों को जोड़ा जा रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब लोगों को बड़े इलाज के लिए दूसरे राज्यों या विदेश जाने की जरूरत कम होगी, क्योंकि प्रदेश में ही विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये पहल न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी, बल्कि आम लोगों के भरोसे को भी बढ़ाएगी। लोहिया संस्थान शिशु अवस्था में था, बहुत छोटे स्तर पर था। हम लोग जब आए तो फिर इसमें MBBS की पढ़ाई होनी है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है, और भी हमारे पास तमाम चीज़ें आई और हम लोगों ने उस समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उस समय प्रारंभ किया। और मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लगता है कि टर्सरी हेल्थ केयर का ये बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद रखना, हमारी पहचान कब होती है? सामान्य दिनों में तो कोई भी बोलेगा साहब मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन जब संकट होता है तभी पहचान होती है कौन साथ में खड़ा है। जो व्यक्ति संकट में खड़ा नहीं है वह कभी नहीं खड़ा होगा। याद करना, उससे ऐसे मतलबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था,
उस दौरान पूरी मानवता खतरे में थी, सबके सामने संकट था। लेकिन उस दौरान क्या स्थितियां थी? उस दौरान जब मैं देखता था बहुत सारी जगह में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहां पे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय लखनऊ के हमारे 3 संस्थान, SGPGI, KGMU और RML, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी उस समय RML के डायरेक्टर थे। और ये सभी लोग, हम लोग जब भी, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने टीम 11 बनाई थी और उस टीम 11 के लिए एक सलाहकार टीम के रूप में हम लोगों ने इन संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी, जो हमें कैसे हम लोग कोविड जैसी महामारी के बेहतरीन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, इसमें लोग हमें सुझाव देते थे। और मैं जब भी इनको कॉल करता था, ये टीम पूरी मेरे पास आती थी। वर्चुअल ICU इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रारंभ करवाए। उस समय भी बेहतरीन काम किया, संकट के दौरान खड़े थे, और इसलिए सरकार भी इनके साथ हमेशा खड़ी रहती। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हम हमेशा आपके साथ में हैं, क्योंकि आप में काम करने की सामर्थ्य है। उस समय हम लोगों ने ऐसे भी संस्थान देखे जिन लोगों ने बंद कर दिया था, मेडिकल कॉलेज बंद, हॉस्पिटल्स बंद, वो सब के सब कोरोना हो गया। मैंने एक जगह तो छापेमारी करवाई, पता लगा, मैंने पूछा भाई डॉक्टर कहाँ है, पता लगा साहब वो उनको कोरोना हो गया। मैंने उनके घर में टीम भेजी, मैंने कहा यार इनका सैंपल लो पहले, सचमुच इनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब लिया गया तो उनको कोरोना था ही नहीं, तो मुझे उनको सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचो, ये भी मैंने देखा है। बाद में वो बड़े बड़ी सिफारिश करने के लिए इधर से उधर करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, अब कोरोना तक तो नहीं करूंगा इनको बहाल। यानी ये भी स्थिति मैंने देखी थी। लेकिन यहां पे तीनों संस्थान उस समय अच्छा काम कर रहे थे, और आज इन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्सरी सेंटर के रूप में RML को विकसित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश का पहला गामा नाइफ इस संस्थान में लग गया है। रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी स्थान, और अब तक 350 से अधिक सबल रोबोटिक सर्जरीज भी इस संस्थान में अब तक हुई हैं। दादरी की धरती का अपना एक अलग इतिहास रहा है। ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि संघर्ष और स्वाभिमान की पहचान है। यहाँ के लोगों ने हर दौर में अपने हक और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। यही वजह है कि दादरी का नाम आते ही एक मजबूत और जागरूक समाज की तस्वीर सामने आती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दादरी का संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी पुकार से धरती हिलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का साहस और एकजुटता हमेशा मिसाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि दादरी के लोगों ने कभी भी अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, बल्कि हर बार मजबूती से उसका सामना किया। बता दें, यही जज्बा इस क्षेत्र को खास बनाता है। यहाँ की जनता ने समय समय पर यह साबित किया कि जब बात सम्मान और अधिकार की आती है तो वे पीछे हटने वालों में से नहीं है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि इस धरती की ताकत यहाँ के लोगों की एकता और उनका आत्मसम्मान है। यही कारण है कि दादरी की आवाज सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे प्रदेश में गूंजती है। उन्होंने लोगों से इस एकजुटता को बनाए रखने की अपील की है और कहा कि यही ताकत भविष्य में भी उन्हें आगे बढ़ाएगी। संघर्ष का एक लंबा इतिहास है देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं इस धरती के हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। एनडीए सरकार के लिए हर एक भारतीय की सुरक्षा और उसका कल्याण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इस बयान में साफ तौर पर कहा गया कि सरकार का मुख्य ध्यान देश के हर नागरिक की सुरक्षा,
सुनिश्चित करने पर है ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ ही नागरिकों के बेहतर जीवन सुविधा और भलाई को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। सरकार यही मानती है कि जब तक देश का हर व्यक्ति सुरक्षित और संतुष्ट नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसलिए सुरक्षा और कल्याण को सबसे ऊपर रखते हुए नीतियां बनाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि देश के हर नागरिक की भलाई ही सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसी के आधार पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സമയത്ത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം പേർ യുദ്ധം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയ ഭാരതീയരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മളുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾ, എംബസികൾ രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഭാരതീയരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ബിജെപി എൻഡിഎ സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഏതു തരത്തിലാണ് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ, അവർ കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, താമസിക്കുന്ന 1 കോടിയോളം വരുന്ന ഭാരതീയർ അപകടത്തിലാവണമെന്നാണ്. എന്നിട്ട് കോൺഗ്രസിന് അതിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കണമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു.